Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kanika and you are watching Next Way. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2016 का ये पेपर है और पेपर सेकंड है ये। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है। सो चलिए शुरू करते हैं तो आज का पेपर। यहाँ आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि बांसुरी को शास्त्रीय संगीत जगत में किसने स्थापित किया। यानी बांसुरी इससे पहले शास्त्रीय संगीत में इतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन इन्होंने इसे शास्त्रीय संगीत में प्रचलित किया। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, पन्नालाल घोष जी। ऑप्शन सी, पन्नालाल घोष। ये यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, श्री पन्नालाल घोष जी हैं और यहाँ ये इनकी एक पेंटिंग है, मुझे नेट से मिली थी। सो आई थॉट कि आप भी मतलब इमेजेस अगर आप देखते हैं तो वो वीडियो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहता है। सो यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे संगीतज्ञ हैं, जितने भी उनके क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे इमेज देने की उनकी कोशिश की है। सो ये पन्नालाल घोष जी हैं और यहाँ देखिए इनके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है कि इनका जो एक और नाम था वो था अमल ज्योति घोष जी। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पन्नालाल घोष का दूसरा नाम क्या था। अमल ज्योति घोष। बांसुरी बजाते थे, कंपोजर थे और ये डिसिपल थे अलाउद्दीन खां साहब के। तो ये किस घराने से संबंधित हुए। अगर ये अलाउद्दीन खां साहब के ये शिष्य हैं तो ये संबंधित हुए मेहर घराने से। मेहर घराना। ओके। सो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में ये दिखे यहाँ पे लिखा हुआ है प्योनियर ऑफ इंडियन क्लासिकल फ्लूट, यानी शास्त्रीय संगीत में इन्होंने बांसुरी को प्रचलित किया। ये तस्वीर यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सितार वादक जो सुरबहार भी बजाते थे, यानी कौन से ऐसे वादक हैं जो सितार भी बजाते थे और सुरबहार भी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इमरत खां साहब। इमरत खां साहब सितार भी बजाते थे और सुरबहार भी बजाते थे। देखिए इमरत खां साहब यहाँ पे लिखा है इनका जन्म तिथि 1935 टू 2018 और ये सितार के साथ सुरबहार भी बजाते थे, कंपोजर थे एंड ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सितार माइस्ट्रो उस्ताद विलायत खां साहब, यानी विलायत खां साहब के ये छोटे भाई थे। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और डाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी और सुरबहार आदि बजाते थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से और पद्मश्री से आई थिंक इन्हें सम्मानित किया गया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखो इटावा घराने से ये संबंधित थे। अगर क्वेश्चन आता है कि इमरत खां साहब किस घराने से संबंधित थे, इटावा घराने से। और ये इटावा घराना इमदाद खानी घराना भी कहा जाता है। कौन सा? इमदाद खानी घराना भी ये कहा जाता है। और इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, पद्मश्री इन्हें मिला हुआ था। और इमरत खां के पिताजी का नाम था इनायत खां साहब, वो भी सितार भी बजाते थे और सुरबहार। ये एक तस्वीर है इमरत खां साहब की सितार बजाते हुए। सो आपको माइंड में थोड़ा सा स्ट्रक हो जाता है कि इमेज है जब हम देख लेते हैं कि इस प्रकार का उनका शारीरिक डील डॉल था। अगला प्रश्न हमारा है कि संतूर किस स्थान से आया है। संतूर किस स्थान की विशेषता है। सही उत्तर है कश्मीर। ऑप्शन ए, कश्मीर। सो कश्मीर की ये विशेषता है संतूर। ये वाद्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, संतूर। यहाँ पे इमेज मैंने दी है और ये एक वादक जो हैं इसको बजा रहे हैं। इनके हाथ में जो आप देख रहे हैं ये पतली डंडियाँ सी जो हैं, तो ये एक बजाने का इनका तरीका है और तारों पर प्रहार करके स्वर की उत्पत्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। गोपाल कृष्ण जी किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए, विचित्र वीणा। ये इमेज है श्री गोपाल कृष्ण जी की। ये देखिए यहाँ पे ये विचित्र वीणा का वादन कर रहे हैं। इस प्रकार इसका आकार होता था, 2 तुम्बे होते थे और मतलब एक बड़ा ही बहुत सुंदर सा आकार है। दोनों पर ये टिकी हुई है इनकी विचित्र वीणा और ये
बहुत साधारण सी वेशभूषा है जिसमें कि ये वादन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मोहन वीणा वाद्य के वादक हैं। मोहन वीणा कौन बजाते हैं? ये तो आप सब जानते हैं, बहुत क्वेश्चन ये आता रहता है और बहुत मुझे लगता है यूजीसी का एक बहुत प्रिय प्रश्न है ये, और इसका उत्तर है श्री विश्व मोहन भट्ट जी। ये मोहन वीणा के वादक हैं। ये इमेज में आप देख भी सकते हैं कि ये अपने वाद्य के साथ हैं। यहाँ पर मोहन वीणा इनकी है और इसमें इन्होंने कुछ परिवर्तन करके अपने अनुसार इस वाद्य को बदला है, चेंज किया है और ग्रैमी अवार्ड से ये सम्मानित रह चुके हैं। इसलिए भी ये अलग से बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर प्रसिद्ध ग्रंथ राग तरंगिणी के लेखक कौन है? राग तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोचन के द्वारा। राग तरंगिणी के लेखक लोचन हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है कि कल्याण थाट का राग कौन सा है? देखिए, भटियार मारवा थाट का राग है। पूरिया इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम मारवा थाट एंड राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, चंद्रकांत। चंद्रकांत राग जो है वह कल्याण थाट से संबंधित है। सही उत्तर क्या है? कल्याण थाट का चंद्रकांत राग। 8वां क्वेश्चन है कि कौन इनमें से ठुमरी गायिका हैं? ये चारों ही बहुत अच्छी सिंगर हैं हमारे संगीत जगत की। इसमें से ठुमरी गायिका कौन सी हैं? ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी, गिरिजा देवी जी। हाल ही में इनका निधन भी हो गया, लेकिन अपने संगीत के माध्यम से ये आज भी संगीत जगत में अपनी एक अतुलनीय योगदान को, अपने पहचान को बनाए हुए हैं। ये एक पिक है इनकी एक परफॉर्मेंस के दौरान गिरिजा देवी जी की। इनको आप देख सकते हैं, इनका स्वरूप आप देख सकते हैं। गाइस, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वायलिन वादिका कौन है? अब इनमें से हमें पहचानना है कि कौन से जो संगीतज्ञ हैं वो वायलिन को बजाती हैं। आपका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन सी, एन राजम जी। साउथ इंडियन है, बहुत सुंदर वायलिन ये बजाती हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार इनकी भी इमेज को। ये हैं श्री एन राजम जी, वायलिन वादिका हैं और दक्षिण भारत से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल वहीद खान साहब किस घराने से थे? अब्दुल वहीद खान साहब बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए, क्योंकि घरानों के ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि किसने उस घराने को प्रवर्तित किया, कौन उनके मुख्य डिसिपल थे, कौन मुख्य शिष्य थे और उस घराने की क्या विशेषताएं रही हैं। मतलब या तो उस घराने से और कौन से घराने प्रचलित हुए, जैसे ग्वालियर घराना है, इससे कई घराने निकले। इस प्रकार जयपुर घराना है। हमें ये पता होना चाहिए घरानों के बारे में, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्ट उसका आंसर मतलब जबान पे होना चाहिए, कभी सोचना ना पड़े कि ये इसका आंसर क्या होगा। अब्दुल वहीद खान साहब किराना घराने से संबंधित हैं, बहुत एमिनेंट संगीतज्ञ रहे। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, किराना घराना। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय संगीत समारोह में किस संगत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका नादस्वरम। नादस्वरम का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये नादस्वरम की एक इमेज है, आप देखिए ये कैसा दिखता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमारे माइंड में हमें पता ही नहीं होता कि वो चीज़ आखिर दिखती कैसी है, हम उसे याद रख पाएँ। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नादस्वरम। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इन्फो दिया है नादस्वरम के बारे में, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसे डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब सुशिर वाद्य है दक्षिण भारत का, और इट इज़ यूज्ड एज अ ट्रेडिशनल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड केरला। यानी इन चारों राज्यों में ये शास्त्रीय वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। नॉन ब्रास अकाउस्टिक इंस्ट्रूमेंट है
और नॉर्थ इंडियन में जो शहनाई होती है उसके समान ये है, मतलब सिमिलर है दक्षिण भारत में। बट हार्डवुड होता है, बहुत हार्ड होता है, और जैसे शहनाई काफ़ी बड़ा आकार होता है उसके अनुपात में इसका आकार इतना बड़ा नहीं होता। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर के नाम की छाप है। छाप मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि जब कोई संगीतज्ञ बहुत फेमस हो जाते हैं तो उन्हें अक्सर एक उपाधि दे दी जाती है। जैसे अहमद जान थिरकवा जी हैं तो थिरकवा उनकी एक उपाधि है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ही एक छाप पड़ जाती है नाम की। सो इनको क्या कहते थे? गुरु गुहा मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी को कहते थे। तो इनकी जो रचनाएं होंगी उनमें भी आपको ये नाम देखने को मिल जाएगा। सो जब कहीं भी ये नाम आए तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये रचना श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के द्वारा रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग शंकराभरण का उपपद है, यानी शंकराभरण को हम उपपद अगर कहें कि किस और नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धीरा, यानी धीर शंकराभरण। आपने पढ़ा होगा बुक्स में, धीर शंकराभरण के नाम से हम इसे जानते हैं। हमारा प्रश्न है कि पद्म भूषण अवार्ड किसको मिला, यानी इन चारों संगीतज्ञों में से किसने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अहमद जान थिरकवा जी। अहमद जान थिरकवा जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं अहमद जान थिरकवा जी को अपने तबले को बजाते हुए, वाद्य को बजाते हुए एक परफॉर्मेंस के दौरान की ये तस्वीर है। हमारा अगला प्रश्न है कि आड़ा चाल ताल में मात्राओं की संख्या है। तो ताल याद करना बहुत ज़रूरी है और कुछ मुख्य ताल तो आप बिल्कुल रट के रखो, कितनी मात्राएं हैं, किस पर खाली है, किस पर ताली है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, किस मुख्य विधा के साथ इस ताल को हम गाते बजाते हैं। सो आड़ा चाल ताल की अगर हम बात करते हैं तो इस ताल में कुल 14 मात्राएं हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने परिचय दिया है आड़ा चाल ताल का। देखो लिखा हुआ है मात्रा 14, 7 विभाग, 1, 3, 7 पर ताली, मतलब 1, 3, 7 और 11 पर ताली, 5, 9 और 13 पर खाली। और बोल क्या है? धिन तिरकिट धी ना तू ना कत ता, तिरकिट धी ना धी धी ना। सो ये क्या है? आधा चार ताल। कितनी मात्रा है? 14। अगला प्रश्न है कि सवागुण किस भिन्न से प्रदर्शित की जाती है। मतलब सवागुण की मात्राओं के हिसाब से अगर ये जो डिजिट्स हम देख रहे हैं तो हम किससे इसे डिनोट करेंगे। सो सही उत्तर है आपका सी, जैसा कि लगा भी हुआ है यहाँ पे 5/4। और सवागुण को हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए मेरे बताने से पहले। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसे कुआड़ भी कहते हैं। जैसे 3 हमारी यहाँ लय हैं, आड़, कुआड़ और बियाड़, है ना। तो इसमें से जो कुआड़ है ये क्या कहलाती है? सवागुण, और ये डिनोट की जाती है 5/4 से। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ये जो चारों को दिया हुआ है आपको इसको मेल करना है। तबला मतलब सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी, तबला जो है उसमें कायदा बजाया जाता है, पखावज में परन, नक्कारे में लग्गी और ढोलक पे थाप दी जाती है। यहाँ जब भी आप ऐसे प्रश्न करें एक बात हमेशा याद रखें कि अगर 2 से ज़्यादा, मतलब 2 भी अगर आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं और 2 आपको नहीं आते तो उसके आधार पर भी आप अपना सही उत्तर बहुत आसानी से चुन सकते हैं। अगर ऑप्शंस इस प्रकार दिए हुए हैं कि आपका मैच कर रहा है, कि 2 आराम से मैच कर रहे हैं, तो आप उसको सही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तबला या पखावज प्रायः किस स्वर में मिलाया जाता है। तो तबला या पखावज प्रायः षड्ज में मिलाया जाता है, लेकिन कई
बार मतलब कई बार संगीतज्ञ इसे अपने हिसाब से मध्यम या पंचम में भी मिला लेते हैं, अन्यथा मध्य या तार सप्तक के षड्ज में तबले या पखावज को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट सेकंड आ जाता है, यानी स्पेसिफिकली जो वोकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रश्न का एक सेट है 25 क्वेश्चंस का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गुरुमुखी विद्या है। तो ये तो डेफिनेट सी बात है, सही है, क्योंकि पहले तो घराने में जो सिखाया जाता था, रिटन में तो कुछ नहीं होता था, सब ओरल था। जो गुरुजी हमारे सिखा रहे हैं वो शिष्य कंठस्थ करते थे, याद करते थे और रियाज के माध्यम से उसे अंतर मन में उतार लेते थे। सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यानी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत संपूर्ण रूप से स्वरलिपिबद्ध नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संगीत में इतनी मुर्कियां हैं, इतने खटके हैं, गमक हैं, इतने अलंकारिक चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ को हम नोट डाउन नहीं कर सकते। जब आप कोई गाना सीखते हैं और उसमें इतनी सुंदर हरकतें हैं, क्या हर एक चीज़ को लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाट गाया बजाया नहीं जाता। बिल्कुल सही है, थाट को हम गाते बजाते नहीं हैं, उसमें तो सीधे सपाट स्वर होते हैं। गाते बजाते क्या है? राग। राग को गाया जाता है, राग को ही बजाया जाता है। सो सही ऑप्शन है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंचीय कलाकार बनने के लिए केवल रियाज की आवश्यकता है। तो क्या केवल रियाज चाहिए आपको? नहीं। मंचीय कलाकार बनने के लिए आपको बहुत सारे और भी गुणों का विकास करना जरूरी है। जैसे अगर आप मंच पर जाते ही घबरा जाते हैं तो आप कैसे कलाकार बनेंगे? आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह बना के गाते हैं और घबराहट होती है आपको श्रोताओं के सामने जाने में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत होती है मंच का कलाकार बनने के लिए। तो केवल रियाज के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचल स्वर कौन से हैं? अचल स्वर हम जानते हैं षड्ज और पंचम, यानी ये स्वर अपने स्थान से नीचे नहीं उतर सकते। अचल स्वर का मतलब क्या है? देखो, जैसे रे, ग, ध और नी, ये चल स्वर हैं। और तीव्र म भी, मतलब अगर हम कहते हैं मध्यम, तो वो भी चल स्वर है। ये इसका मतलब है कि जो रे है वो कोमल भी हो सकता है और शुद्ध भी है। ऐसी गंधार कोमल भी है, शुद्ध भी है। धैवत कोमल भी है, शुद्ध भी है, यानी अपने स्थान से ये नीचे भी उतर रहे हैं। और मध्यम जो है वो अपने स्थान से ऊंचा चढ़ रहा है, मतलब एक ही स्थान पे वो टिक के नहीं रहता। सो ये चल स्वर हैं। और जो षड्ज पंचम है वो अपने स्थान से बिल्कुल भी इधर उधर ऊपर नीचे नहीं होते। सो वो कौन से स्वर हैं? अचल स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायन की संगति किस वाद्य द्वारा श्रेष्ठ रूप में होती है? तो गायन में हम सारंगी का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, सारंगी। क्यों? क्योंकि सारंगी का जो साउंड होता है दोस्तों, वो इतना मधुर होता है कि कहा गया है कि बिल्कुल मानव के कंठ के समान उसकी ध्वनि होती है। इसलिए वो हमारी वॉइस के साथ बहुत आसानी से मैच कर जाता है और सुनने में भी बहुत ही भावुक और सुंदर लगती है सारंगी की ध्वनि। इसलिए सारंगी का प्रयोग संगीत में संगत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पखावज का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? तो देखो, ख्याल में तबले का प्रयोग, टप्पा में, ठुमरी में, इनमें भी तबले का प्रयोग हो जाता है। लेकिन ध्रुपद जो है वो बेसिकली पखावज की चीज़ है, पखावज इस पे बजाया जाता है। सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, ध्रुपद। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वाद्य ज़्यादा प्रचलित है? दुंदुभी, इसराज, भेरी या तबला? तो भेरी और दुंदुभी की बात करते हैं तो ये हम प्राचीन और मध्यकाल के इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं, क्योंकि जब भी राजा को कोई सूचना अपनी प्रजा में देनी होती थी वो दुंदुभी बजवाता था, है ना? आपने देखा भी होगा, जो माइथोलॉजिकल हमारे सीरियल्स आते हैं उनमें दिखाते भी हैं। इसी प्रकार भेरी और मध्यकालीन के ग्रंथ मध्यकालीन वाद्यों में आती है। और जो इसराज है
वो आधुनिक काल में इतना प्रचलित नहीं है जितना कि तबला। तो इन कंपैरिजन ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं, तबला बहुत फेमस है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत में रस निष्पत्ति केवल स्वरों के प्रयोग से हो सकती है। गलत है, सही है, शायद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या केवल स्वर को गाने से रस निष्पत्ति हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप केवल सारेगामा गाते हैं तो क्या आप रस को उत्पन्न करने में समर्थ होंगे? नहीं, उसके लिए आपको बहुत अलंकारिक चीज़ें चाहिए। आपको अपने गायन में मधुरता चाहिए, आपको मुर्की, आपको खटका, आपको गमक, सबका प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाके तो रस की निष्पत्ति होगी। सो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गलत है, यानी रस की निष्पत्ति केवल स्वरों के प्रयोग से संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि किशोरी अमोनकर किस गायन शैली में पारंगत हैं? किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं जयपुर घराने की। सो ये ऑप्शन सी, ख्याल से, ख्याल गायिका हैं। और एक इमेज इनकी भी हम देख लेते हैं। ये किशोरी अमोनकर जी हैं और ये देखिए ये गायन कर रही हैं, ये भी इनके परफॉर्मेंस के दौरान की एक तस्वीर है। अगला प्रश्न है कि भारत और पाश्चात्य वाद्य संगीत का नवीन प्रयोग किसने किया? सर्वाधिक किसने किया? तो सर्वाधिक अगर हम बात करते हैं तो श्री रविशंकर जी का नाम यहाँ पे आता है, ऑप्शन सी, रविशंकर। ये रविशंकर जी हैं अपने वाद्य सितार के साथ, और 12 दिसंबर 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। अभी इनकी पुत्री अनुष्का शंकर जी इनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हाल ही में इनकी जो पत्नी है श्री अन्नपूर्णा देवी जी, उनका भी निधन हो गया था। और अपने प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बोला भी था कि अन्नपूर्णा जी के बारे में ज़रूर से नॉलेज रखें, क्योंकि ऐसा जब भी कोई बड़ा संगीतज्ञ उसकी मृत्यु होती है, जैसे जसराज जी की हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उनके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत का संतूर वादक कौन है? संतूर वादक इन चारों में से कौन है? तो आप पहले देख चुके हैं, विश्वमोहन भट्ट जी वीणा बजाते हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी, हरिप्रसाद चौरसिया, ये चौरसिया जी आपके बांसुरी से संबंधित हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी सितार बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा जी संतूर से संबंधित हैं, संतूर वादक हैं। ये इमेज है इनकी, शिव कुमार शर्मा जी की, घुंघराले बाल, सफ़ेद बाल हैं, वाद्य के साथ इनकी ये बहुत सुंदर सी तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार ये, कैसे ये दिखते हैं। सो माइंड में आपके हमेशा रहेगा इनकी इमेज से कि ये शिव कुमार शर्मा जी हैं और संतूर के वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा से संगीत का प्रचार प्रसार बढ़ा है। तो आपका क्या विचार है? बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि पहले देखो घराने होते थे, घरानों का प्रचार धीरे धीरे कम हो गया, और इसके लाभ दोष का वर्णन तो मैं नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन आप सब जानते हैं कि किस वजह से घरानों का प्रचार कम हुआ। फिर विश्वविद्यालय बढ़ने लगी। तो जब विश्वविद्यालय बने और बहुत सारे संगीत विद्यार्थी ऐसे थे जो संगीत सीखना चाहते थे, लेकिन घरानों तक उनकी पहुंच नहीं थी, उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और संगीत का ऐसे बहुत प्रचार हुआ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे हमें चयन करना है, मेल करना है। अहीर भैरव, यहाँ पे भैरव नहीं आएगा, भैरव है, कुछ मिसप्रिंट आया था पेपर में। अहीर भैरव में किस राग का मिश्रण है काफ़ी और भैरव राग का? ऑप्शन हमारा बी है कि किस राग में दोनों गंधार का प्रयोग होता है। राग है आपका जोग, जोग में हम दोनों गंधार का प्रयोग करते हैं। राग भूपाली में रे और ध अगर हम कोमल कर देते हैं तो कौन सा राग बनेगा? विभास। और कौन सा राग मुल्तानी के कोमल ऋषभ धैवत को शुद्ध करके आविर्भूत होता है? यानी मुल्तानी में अगर हम कोमल ऋषभ और धैवत को शुद्ध करते हैं तो कौन सा राग बनेगा? मधुवंती। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए,
नेक्स्ट प्रश्न है कि जो ये ग्रंथों की सूची है, हमें इनके संगीतकारों से इसे मेल करना है। नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा, बृहददेशी मतंग के द्वारा, संगीत पारिजात अहोबल, और ऑप्शन डी संगीत मकरंद नारद के द्वारा लिखी गई। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। आप इसे यहाँ पे मेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मध्यम वाला राग इनमें से कौन सा है, यानी किस राग में हम दोनों मध्यम, तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका डी भटियार। भटियार राग में हम दोनों मध्यम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में कौन सी गायन शैली ज़्यादा प्रचार में है। सो हम सब जानते हैं इसका उत्तर ख्याल, और ख्याल का गायन का प्रचार आज के समय में बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन डी ख्याल। 43 क्वेश्चन है हमारा कि लयकारी और बोल बाँट किस शैली में प्रयोग होता है। तो देखो लयकारी और बोल बाँट ठुमरी में प्रयोग होता है। ठुमरी में जैसे बोल बाँट की शैली है और लयकारी है। ऑप्शन क्या है हमारा सही, ऑप्शन ए ठुमरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध और कोमल तीव्र मिलाकर कितने स्वर हैं। ऑप्शन सही है आपका सी 12। जैसे सा रे गामा पाधा नी, ये 7 स्वर तो ये हो गए, प्लस रेगा धानी कोमल और एक और मध्यम तीव्र, इस प्रकार कुल 12 आपके विकृत और शुद्ध मिला के स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलंबित ख्याल में ज़्यादातर किस ताल का प्रयोग किया जाता है। सो गाइस जब हम विलंबित ख्याल का हम गायन करते हैं तो अधिकतर हम एक ताल में उसको गाते हैं। हालांकि 3 ताल में भी, झूमरा में भी बहुत सारी ऐसी ताल हैं जिसमें कि हम विलंबित ख्याल को गाते हैं, लेकिन अक्सर जो प्रयोग होता है वो एक ताल में ही किया जाता है। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी एक ताल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संगीत के दोनों पक्ष क्रियात्मक और शास्त्रीय में से सर्वप्रथम क्रियात्मक पक्ष ही का उद्गम होता है, उसका विकास होने के बाद ही शास्त्रीय पक्ष का प्रादुर्भाव होता है। क्यों? क्योंकि संगीत का क्रियात्मक पक्ष प्रधान होते हुए भी शास्त्रीय पक्ष के बिना वे सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकता। तो यहाँ दोनों ही उत्तर सही हैं। देखो पहले गाना आता है, उसी के बाद उसकी नोटेशन आती है। ऐसा तो नहीं होता ना पहले नोटेशन बना दी उसके बाद आप गाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो पहले क्रियात्मक देन आपका शास्त्रात्मक पक्ष। अब देखो क्रियात्मक के साथ शास्त्रात्मक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। संगीत में बहुत सारी थ्योरी भी है, केवल राग गायन ही नहीं होता, केवल ध्रुपद धमार गायन ही नहीं होता, बहुत सारा शास्त्र भी है। सो हर सब्जेक्ट के लिए क्रियात्मक के साथ शास्त्रात्मक उसका पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ए और आर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकगीत की ध्वनि प्रायः अशिक्षित गांव में रहने वाले भोले भाले लोगों की धड़कनों को दर्शाती हैं। सही है। लोकगीतों में सरस, मधुर, कोमल भाव प्रदर्शित करने वाले स्वरों का साथ रहता है, ये भी सही है। किसी क्षेत्र के परिवेश को व्यक्त करने में लोकगीत अपनी योग्यता द्वारा सबसे अधिक सफल हुए हैं, बिल्कुल सही है। सो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती सुलोचना बृहस्पति किस घराने परंपरा की हैं। सुलोचना बृहस्पति जी ये हैं ऑप्शन सी रामपुर घराने से। रामपुर घराने से सुलोचना बृहस्पति जी संबंधित हैं। ये सुलोचना जी की तस्वीर है और ये इनकी परफॉर्मेंस के दौरान की तस्वीर है। सुलोचना बृहस्पति जी ये रामपुर घराने से संबंधित हैं। ध्वनि से सप्तक तक के क्रम के अनुसार विकास के सही क्रम पर चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए जो चारों पांचों जो ध्वनियाँ, माफ़ कीजिए, जो संगीत के ये तत्व दिए हुए हैं, तो इसको हमें क्रम के अनुसार लगाना है, यानी पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। तो देखो पहले आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। डी देखो ध्वनि, सबसे पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके बाद आता है नाद। नाद से क्या बनता है श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक की उत्पत्ति होती है। तो ये एक क्रम है, ऑप्शन सही है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी में
किस अंग का प्रयोग नहीं होता? तो ध्रुपद गायकी में हम आलाप भी लेते हैं, नोम तोम का आलाप आप सब जानते हैं। मीड़, मीड़ का तो बहुत ही प्रयोग होता है। तान का भी प्रयोग होता है, लेकिन माफ़ कीजिए, गमक का प्रयोग होता है, लेकिन तान का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। गमक ध्रुपद की एक विशेषता ही है ना। और मीड़ आलाप का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन तान का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता। सो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, तान। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रविंद्र संगीत से संबंधित हैं, तो इनके उत्तर मुझे मिले नहीं थे, और मिले भी थे तो अगर कुछ के जो है मुझे कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर नहीं दिए हैं। सो आप में से जो भी व्यक्ति या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप रविंद्र संगीत से हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर के साथ, जैसे 16th है तो 16th के आगे उसका सही ऑप्शन आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसको पिन कर दूंगी और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसका सही उत्तर देख सकें। तो ये दोनों प्रश्न हैं, आप इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे। टैगोर गीत जो वृंदावनी सारंग के सुरों में मिलाया गया है और तीव्र ताल में बद्ध है, तो इन चारों में से क्या सही उत्तर है? फिर वर्षा अभिसार के विषय पर आधारित टैगोर गीत बताइए, इन चारों में से आप सही उत्तर बताइए। ऐसे ही ये जो 18वां प्रश्न था, इसका उत्तर मुझे मिला था नृत्येर ताले ताले नटराज, ऑप्शन ए। कौन सा टैगोर संगीत नटराज को संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए, नृत्येर ताले ताले नटराज। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि रविंद्र संगीत का, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी वोकल से हूँ और रविंद्र संगीत का इतना मैटर नहीं होता हमारे में। सो 9th यहाँ सृष्टि में मानव किस टैगोर गीत का विचार है, और यहाँ पे 20th क्वेश्चन है कि कौन सा टैगोर गीत इस स्वर क्रम से शुरू होता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आप रविंद्र संगीत से हैं तो प्लीज़ इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा ये दक्षिण भारतीय संगीत के अगर मैं 2 प्रश्न यहाँ पे रह गए थे, 14वां और 15वां प्रश्न, तो मैं चाहूँगी कि आप इनके प्रश्न के उत्तर अगर आपको कंफर्म वाले मिलते हैं, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहती कोई भी उत्तर मैं आपको गलत बताऊं और पेपर में आप उसे गलत करके आएँ। इससे बेहतर है कि मैं उसे, या तो हम सभी मिलके उस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। सो देखिए, ये जो 14वां प्रश्न है और अभिकथन और तर्क वाला ये 15वां प्रश्न है। तो दक्षिण भारत संगीत से अगर यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी आप एस्पायरेंट्स हैं, तो अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का पेपर, 2016 का ये पेपर था। कैसी लगी आपको वीडियो? और आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ तो जानने को ज़रूर मिला होगा। मैं चाहूँगी कि आप जो भी प्रश्न आपको आते हैं वो ठीक हैं, नहीं आते तो उनको अलग से कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें, ताकि आपको बार बार पेपर उठाने की या पेपर को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।